आज का सवाल बहुत बड़ा है। क्या सनातन धर्म की बात करना अपराध हो गया है? एक तथाकथित एजेंसी कैसे हमारे नेताओं पर धार्मिक आधार पर टिप्पणी कर सकती है? आज दुनिया भर में इस्लामीकरण का नतीजा दिखाई दे रहा है। ये जिहादी गिरोह दुनिया भर में अपने मंसूबों में सफल हो रहे हैं, लेकिन भारत में नहीं हो पा रहे। ये उनके लिए सबसे बड़ा दर्द है। जब वो अपनी जिहादी और वामपंथी चाल में कामयाब नहीं हो रहे हैं, तो हमारी सुरक्षा और हमारे सबसे मजबूत कड़ी पर हमला शुरू कर चुके हैं। वो लोग अब हिंदुत्व की सबसे मजबूत आवाजों पर विदेशी मंचों से हमला करना शुरू कर चुके हैं। सीएम धामी, सीएम योगी और सीएम हेमंता को अमेरिका में निशाना बनाने की कोशिश की गई है। भारत में सनातन मजबूत क्या हुआ? विदेशी एजेंडों की नींद उड़ गई। सनातन की आवाज उठी तो विदेशी मंचों पर शुरू हुआ जिहादी रोना। जो अपने धर्म, संस्कृति और सभ्यता के लिए खड़ा हुआ, वही दुनिया भर के निशाने पर आ गया। यह हमेशा से होता आया है। स्वामी विवेकानंद जी को भी इन हिंदू द्रोहियों ने निशाने पर लिया था। ये ना तो तब सफल हुए थे और ना ही आज सफल होंगे। देश में अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपनी सभ्यता की बात क्यों होने लगी है? कुछ लोगों को इसकी जलन 7 समंदर पार तक होने लगी है। अमेरिका के तथाकथित धार्मिक स्वतंत्रता आयोग USCIRF की सुनवाई में भारत के 3 ऐसे मुख्यमंत्रियों को घेरने की कोशिश की गई जो लगातार हिंदू संस्कृति, सनातन परंपरा और राष्ट्रहित की बात खुलकर करते हैं। USCIRF की सुनवाई में एक वामपंथी लिबरल एक्टिविस्ट रकीब अहमद नायक द्वारा हिंदुत्व विचारधारा, राष्ट्रवादी संगठनों और भारत की लोकतांत्रिक सरकारों के खिलाफ बयानबाजी करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी, सीएम योगी और मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा पर प्रतिबंध लगाने की मांग तक कर दी गई है। इसके साथ ही RSS, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों को भी निशाना बनाया गया। अब सवाल तो यह उठ रहा है कि आखिर धर्म और संस्कृति की रक्षा की आवाज कुछ लोगों को इतनी चुभ क्यों रही है? आपको बता रहे हैं कि उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता, अवैध कब्जों और धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर सख्त रुख अपनाया। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने माफियाओं और कट्टरपंथ के खिलाफ कार्रवाई कर कानून का डर पैदा किया। असम में भी आपको बता रहे कि मुख्यमंत्री शर्मा लगातार घुसपैठ और जनसंख्या असंतुलन जैसे मुद्दों को उठाते ही आ रहे हैं। अब यही 3 नेता विदेशी मंचों पर निशाने पर आ गए हैं। सवाल यह है कि आखिर क्यों? क्या अपने ही देश में अपनी जमीन बचाने की बात करना गुनाह है? क्या अपनी संस्कृति, अपने मंदिरों और अपनी पहचान की रक्षा की आवाज उठाना गलत है? या फिर कुछ लोगों को दिक्कत सिर्फ इस बात से है कि अब हिंदू समाज खुलकर अपनी पहचान और अपने अधिकारों की बात करने लगा है? विडंबना देखिए, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का विश्वास नहीं जीत पाते, वही विदेशी मंचों पर जाकर देश की छवि खराब करने में जुट जाते हैं। दुनिया के सामने ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जाती है मानो यहां अपनी संस्कृति और धर्म की रक्षा करना कोई अपराध हो गया हो। देश की जनता अब समझ चुकी है कि निशाने पर सिर्फ 3 मुख्यमंत्री नहीं है, निशाना उस सोच पर है जो भारत की, उसकी जड़ों, उनकी संस्कृति और उनकी सभ्यता से जोड़कर देखती है। क्योंकि सच यही है, जिस दिन भारत अपनी संस्कृति और सनातन परंपरा की रक्षा के लिए एकजुट होकर खड़ा हो जाता है, उसी दिन सबसे ज्यादा बेचैनी उन लोगों को होती है जिन्हें भारत की जड़ों से हमेशा से परेशानी रही है। अब कुछ सवाल बड़े हैं, वो आप तक पहुंचाएंगे और उन सवालों का जवाब भी ढूंढेंगे। सवाल सबसे पहला, क्या अमेरिकी संस्था को हमारे नेताओं पर सवाल उठाने का हक है? USCIRF बांग्लादेश, पाकिस्तान में हिंदू नरसंहार पर चुप क्यों? देश में अपनी जमीन बचाने की बात करना गुनाह है क्या? क्या अपनी संस्कृति, मंदिरों के लिए आवाज उठाना गलत है? हिंदुओं की जागरूकता से वामपंथी और विदेशी तत्वों को दिक्कत है क्या? करेंगे इन्हीं सवालों पर चर्चा, लेकिन उससे पहले वो बयान आप सुन लीजिए जिसमें सीएम धामी, सीएम योगी और सीएम शर्मा पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। The US government to act on following 4 recommendations. First, impose targeted global Magnitsky sanctions on Indian officials driving this persecution, including Chief Ministers Hemanta Biswa Sarma, Yogi Adityanath, Pushkar Singh Dhami, and other senior BJP leaders, and on the RSS, the Bajrang Dal, and the Vishwa Hindu Parishad. Second, designate India as a country of particular concern and also a source country for transnational repression, and establish specialized TNR task force at FBI field offices nationwide to prosecute such crimes and cases. से आप साफ तौर पर सुन रहे थे, ये वो बयान है जो उस मीटिंग में दिया गया और 3 मुख्यमंत्रियों पर बैन लगाने की बात जो है वो यहाँ पर कही गई है। सीएम धामी, सीएम योगी और सीएम शर्मा पर जिस तरीके से ये लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उससे ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि आखिरकार ये
जो लोग यहाँ पर बैठ के बयानबाजी कर रहे हैं वो किस कदर भारत के इन 3 नेताओं से डरे हुए हैं, भारत से डरे हुए हैं और कहीं ना कहीं भारत में अपने मंसूबों को ये सफल नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से इस तरीके की चीज़ें साफ तौर पर नजर आने लगी है। तो अमेरिका से भारत को बदनाम कराने की जो साजिश है साफ तौर पर देखने को मिल रही है। साथ ही साथ आपको बता रहे हैं कि सनातन पर निशाना जो है वो लगातार साधा जा रहा है। इससे पहले भी तमाम कोशिशें हुई लेकिन वो कोशिशें विफल रही। अब फिर कोशिश हो रही है, ये भी विफल होगी क्योंकि हिंदू जाग चुके हैं, जगाने का प्रयास हुआ, फल मिला। हिंदू अब एक साथ खड़े होकर आवाज बुलंद करना चाह रहे हैं और यही सब चीजें इन जिहादियों को पसंद नहीं आ रही हैं, जिसकी वजह से ये डर रहे हैं, घबरा रहे हैं और इसी वजह से इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता है नेहा धवन जी। नेहा जी स्वागत है आपका। अंकुर भारती है कांग्रेस प्रवक्ता। अंकुर जी आपका भी स्वागत करता हूं। विश्वनाथ मिश्रा जी हैं राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी स्वागत है। और एक खास मेहमान आपसे कुछ ही देर में और जुड़ेंगे, उनका भी हम रुख करेंगे। सतीश कोचरेकर जी हैं प्रवक्ता हिंदू जन जागृति समिति के। सतीश जी आपका भी स्वागत करता हूं। लेकिन सबसे पहले नेहा जी मैं आप ही का रुख करना चाहूंगा। अब 3 हिंदूवादी नेता, बीजेपी के नेता, जिनको लगातार ये लोग बैन करने की मांग कर रहे हैं, नाम सामने आ चुके हैं, डर क्यों रहे हैं ये लोग इतना? सबसे पहले शुरुआत इसी से करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम सबके लिए मुझे लगता है कि प्रद्युमन जी ये बात बहुत गंभीर बनती है, क्योंकि जैसे ही भारत देश के अंदर एक सनातन के प्रति और हिंदू धर्म के प्रति जब एकता देखने को मिल रही है, जैसे ही हम लोग धर्म के आधार पर नहीं, भारत की प्राचीन पद्धति जो हमारी सनातन परंपरा है उसके अनुसार अपने भारतीय मूल्यों की पहचान करने पर जुट गए हैं और उसके प्रति हम अपनी सच्ची आस्था, श्रद्धा भारतीय संविधान के तहत रहते हुए अपनी इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बुलंद रखते हुए अपने जीवन शैली में बदलाव की बात करने शुरू कर चुके हैं और उसे धीरे धीरे अपनाना शुरू कर चुके हैं। तो विदेशी जमीन पर इस विषय पर आपत्ति जाहिर होना बहुत लाजमी सी बात है, जो कि हमें बहुत गंभीरता से इसे लेना चाहिए। जब हम बात करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ जी की, तो हम सब जानते हैं कि उन्होंने यूपी के अंदर माफियों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया, कट्टरपंथियों के खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई करने का कड़ा फैसला लिया और लव जिहाद के विषय में अपनी आवाज को बुलंद किया। अगर मैं बात करती हूं असम के सीएम की, तो उन्होंने घुसपैठ के खिलाफ अपनी आवाज को उठाया और अपने क्षेत्र में हो रहे जनसंख्या असंतुलन पर बल दिया और इस पर कार्रवाई करनी शुरू की। अगर मैं बात करती हूँ पुष्कर धामी जी की, उत्तराखंड में उन्होंने जो यूसीसी है, समान नागरिक संहिता के ऊपर अपनी आवाज को उठाना शुरू किया, उसको बुलंद करने की बात की, अवैध जो कब्जे हैं और धर्मांतरण के खिलाफ अपनी आवाज को उठाया, लव जिहाद के प्रति अपनी बात को रखा। उनका कसूर क्या है? उनका कसूर यही है कि मुझे सबसे पहली बात प्रद्युमन जी आपके माध्यम से देश की जनता से एक सवाल मुझे भी पूछना है, क्या जबरदस्ती धर्मांतरण कराने के खिलाफ आवाज उठाना क्या बुराई है? क्या लव जिहाद में जिस तरह से मासूम बच्चियों को फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन कराकर उन पर जोर जबरदस्ती कराकर उनके जीवन को खत्म किया जा रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाना क्या गलत है? क्या भारत देश की जमीन पर जो कट्टरपंथी लोग हैं उस पर अवैध निर्माण कर अवैध कब्जा कर रहे हैं, जिसको वो भूमि जिहाद बोलते हैं, इसके खिलाफ आवाज उठाना क्या गलत है? जिस तरह से इन 3 मुख्यमंत्रियों के खिलाफ विदेशी भूमि पर एक कट्टरपंथी में साफ कहूंगी, क्योंकि रकीब अहमद नायक के द्वारा ये जो बातें उठाई गई हैं और USCIRF की जो संस्था है, ये एक स्वतंत्र संस्था है अमेरिका में, हालांकि इनका कोई डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं। देखिए, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात इस विषय को देखने की है कि
पहले तो ऐसे कट्टरपंथी लोग धार्मिक द्वेष को बढ़ाने का काम करते हैं, भारत में अराजकता फैलाने का काम करते हैं, हिंदू फोबिया जैसे नैरेटिव को गढ़ने का काम करते हैं, और जब भारत की जमीन पर बात नहीं बनती, भारतवासियों का विश्वास को नहीं जीत पाते, जनता का विश्वास उन्हें नहीं मिलता है, बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसी वजह से ये लोग डर रहे हैं, और वो जो डर है वो साफ तौर पर सामने आ रहा है। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। ठीक है, और इसी बीच सतीश जी लगातार बने हैं। सतीश जी, अब तीनों मुख्यमंत्रियों की बात तो हम लगातार कर ही रहे हैं, लेकिन इन जिस तरीके से बीजेपी प्रवक्ता ने गिनाया भी कि तीनों मुख्यमंत्रियों ने जिस तरीके से काम किया, बेहतर काम किया, और कहीं ना कहीं ऐसी विचारधारा वाले लोगों को, कट्टरपंथियों को, जिहादियों पर सख्त एक्शन भी लिए गए, इसी वजह से बौखलाहट है। कि जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। अमेरिका को समझना चाहिए उनका जो जिस प्रकार से नेहा जी ने कहा कि एक गैर सरकारी संगठन है, और उस गैर सरकारी संगठन को यहाँ पर आकर कुछ बात करने की कुछ आवश्यकता नहीं है भारत के ऊपर। वो अमेरिका में देखिए, जो अमेरिका में जो भी अभी हालात है, जहाँ ट्रम्प है वहां पर गोलीबारी हो रही है, जिस प्रकार से इतने सालों के बाद अगर श्वेत और ब्लैक एंड व्हाइट का जो वहां पर मसला चल रहा था, तो आपने अगर देखा होगा कि इतने सालों के बाद ओबामा वहां पर जीत के आते और राष्ट्रपति बनते हैं, तो बहुत सारे इतने सारे प्रश्न अमेरिका में ही पड़े, वहां पर जाकर ध्यान दे। यहाँ पर जो संगठन हम काम कर रहे हैं, या जो भी यहाँ पे आरएसएस, वो तो रॉ पर भी पाबंदी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी मांग कर रहे हैं, वो उनकी योग्यता से भी बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। उनकी उतनी योग्यता नहीं है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें वो करें। जब कश्मीर में जब हिंदुओं की हत्या हुई थी, या पश्चिम बंगाल में जब हिंदू मर रहे थे, या बांग्लादेश में हिंदू मर रहे थे, तब जाकर इन्होंने इस प्रकार की कोई बातें नहीं कही है। तो ये एक स्पेसिफिक नैरेटिव है जो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पर भारत में जो अव्यवस्था और असुरक्षितता महसूस करते हैं, उनके वो आका बनकर बैठे हैं, जो वहां से कुछ बातें कर रहे हैं, और फिर उस बातों का आधार लेकर भारत में इस प्रकार का कुछ माहौल है, ये पूरे विश्व भर में फैलाना चाहते हैं, मगर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। इससे यानी जिस प्रकार से ये लोग बात कर रहे हैं, तो उसमें कोई तथ्य तो है नहीं, है सबको पता है, और भारत एक अच्छी स्टेज पर है, एक सक्षम हो चुका है। आज भी जब अमेरिका के कोई नेता यहाँ पर आता है, राजनीतिक यहाँ पर आता है, तो उसको किस प्रकार से उसको भारत सरकार ट्रीटमेंट दे रही है, वो हम देख रहे हैं। तो उसकी बहुत बड़ी बात नहीं है। जब पहले अमेरिका को बहुत सहलाया जाता था, यानी वो पूरे विश्व भर का बाप बना बैठा था, तो अभी कुछ अमेरिका की इतनी औकात नहीं है कि भारत के अंतर्गत मसलों में बात करे, और भारतवासियों को भी इस प्रकार के कुछ जो वक्तव्य आ रहे हैं उनको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि साफ तौर पर ये नजर भी आ रहा है। विश्वनाथ मिश्रा जी, अभी तो 3 नेताओं से इन्हें दिक्कत हो रही है, अब सभी हिंदू एकजुट हो जाएं तो फिर तो मुझे लगता है कि क्या स्थिति ये लोग करेंगे। आप खुद समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि 3 मुख्यमंत्रियों ने जब थोड़ा सख्त एक्शन ले लिया तो हक्के बक्के ये लोग रह गए हैं, और लगातार ये जिहादी जो परेशान हो रहे हैं, वो परेशानी का नतीजा भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि क्या स्थिति कर रहे हैं, वो भी अमेरिका में बैठ के। सोचिए, देखिए, इसको अमेरिका की साजिश कहिए, जो कुछ भी कहिए, अमेरिका का एक सेट पैटर्न है। अमेरिका भारत में नैरेटिव सेट करने का एक प्रयास करता रहता है। देखिए, आप चयनात्मक फोकस नहीं लागू कर सकते। मतलब हर उन पर जो है, जैसे भारत और चीन, उन पर रणनीतिक प्रतिद्वंदियों पर अगर आप हर साल रिपोर्ट जारी करते हैं, तो ये क्या कहता है? आप अपना इंटरनल सिस्टम सेटअप पर नजर क्यों नहीं डालते भाई? कभी तो इंट्रोस्पेक्शन भी तो करो, कभी खुद पर नजर भी तो डालो भाई। आप वो नहीं करेंगे। अब ये जहां से आपका काम चल जाए, आप पूरे विश्व का वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने के लिए निकलते हो। जो छोटा देश है उसको आप खा जाओगे, निगल जाओगे। उसके किसी के राष्ट्रपति को आप उठाओगे, किसी के प्रधानमंत्री को आप उठाओगे और चॉपर में बिठा करके लेके उड़ जाओगे आप बात करते हो आप इस मतलब ये मुझे तो लगता है कि ये जो टर्मिनोलॉजी है कि यूएस सिविल राइट्स कमीशन, सिविल राइट्स, अरे भाई, इंटरनेशनल वैश्विक संस्थाओं का, देशों की राइट्स को आपने खा लिया, निपटा देते हैं, निगल जाते हैं पूरा देश। आप सिविल राइट्स की बात करते हैं, किस बेशर्मियत की बात करते हैं भाई? मतलब हद है। शब्दों की आप मर्यादा ही भूल जाते हैं कि शब्दों की, देश की पूरी हत्या करने की कोशिश करते हैं। जो विश्व को केवल आप चलाएं, जो कहें वही नियम, वही कानून, ऐसे थोड़ी चलता है भाई विश्व। अब देखिए, विश्व बदल रहा है। मुझे लगता है जिस प्लेटफॉर्म पे भारत जा रहा है, अमेरिका के लिए वो बहुत बड़ा चैलेंज है। अमेरिका को ये समझ आ रहा है कि उसकी हेगेमनी, उसकी जो संप्रभुता थी, उसकी जो विश्व को चलाने की जो सामर्थ्य थी,
अब वो टूट रही है। भारत एक इतनी बड़ी शक्ति बनकर वैश्विक धरातल पर अपने आप को पुनर्स्थापित कर रहा है, वो अमेरिका के लिए एक चिंता का विषय, अमेरिका को समझ आ रहा है। अमेरिका को देखिए घरेलू समस्या पे चुप्पी उचित नहीं लगती है। खाली अगर उनके इंटरनल मैटर्स की बात करिए तो 2024 में चर्च पर 436 हमले हुए, यहूदी विरोधी घटनाएं 400% बढ़ गई हैं, स्कूल शूटिंग में 300 लेकिन केसेस आए हैं। वो चीज वहां नजर नहीं आएगी ना। और क्योंकि अब हिंदुस्तान में जिस तरीके की हरकतें इन लोगों को करनी है, अब वो हो तो पा नहीं रही है, तो बेचैनी साफ तौर पर नजर आ रही है। देखिए प्रद्युम्न जी, भारत में जानते हैं ये रिपोर्ट कब आती है? चुनाव से पहले आती है। कोशिश ये है, क्योंकि भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है और लोग अपनी सरकारों के साथ इतनी मजबूती के साथ खड़े होते हैं, ये अमेरिका को बड़ी दिक्कत है। विश्वनाथ जी, क्योंकि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि वहां पर ये लोग क्या करते हैं, लेकिन जो यहां पर स्थिति हो रही है, सब कुछ इनकी, क्योंकि कट्टरपंथियों को भगाया जा रहा है, घुसपैठियों को भगाया जा रहा है, तो अब बेचैनी तो बढ़ेगी ना कि अब दुस्साहस कैसे कर रहे हैं ये लोग, कर तो पाएंगे नहीं, तो इसी वजह से ये हरकतें कर रहे हैं। सवाल भाई, एक बात बताइए, इसकी एक देख लीजिए, क्रोनोलॉजी चेक करिए, ये इसकी रिपोर्ट कब आती है? भारत में चुनाव से पहले आई, 2014 से पहले आई, 19 से पहले आई, 24 से पहले आई, अब 26 में आ गई। हर बार जब बीजेपी सरकार के दौरान कि बीजेपी पुनः जब मजबूती से चुनाव में जाने वाली होती है तो सीपीसी लिस्ट में आ जाता है। यूपीए के समय कभी नहीं आई। इसलिए रेजीम चेंज का नैरेटिव बहुत प्रयास किया जाता है कि किसी तरीके से ये रजीम बदल जाए, किसी तरीके से एक माहौल ऐसा क्रिएट किया जाए कि देश में बड़ी अनार्की फैली हुई है। देखिए, कानूनी जामा पहन करके दुनिया भर में आर्थिक स्वतंत्रता की, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करने वाला अमेरिका है, उसकी विदेश नीति कुछ है ही नहीं। उसकी विदेश नीति एक है, केवल अमेरिका जहां खड़ा हो वो सारे विश्व की सारी संपदा को हड़प जाए, देश का, विश्व का कोई देश ऐसा न हो जिसको ध्वस्त न कर दे। आप लिंक जोड़ लीजिए तो चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, भारत की इर्द गिर्द जिन देशों की रजीम बदली गई, जानबूझ करके बदली गई, वो सब आप लिंक ढूंढ लीजिए, आपको अमेरिका तक ये लिंक जाते हुए तार मिल जाएंगे। अमेरिका में जो खेल चल रहा है ना, एक प्रयास जो चल रहा है कि विश्व को अपनी उंगली पे नचाने का, मुझे लगता है वो तिलिस्म टूटने जा रहा है। और अमेरिका को देखिए सबसे बड़ी दिक्कत भारत से इसलिए है कि भारत जिस तरह अपनी जो पुरानी सामर्थ्य थी उसको रीगेन कर रहा है, तो इसलिए वो पूरा खेल कर रहा है ये दिखाने की, एक उसने लबादा ओढ़ रखा है कि लोकतंत्र का, जबकि वहां लोकतंत्र नाम की तो कोई चीज है नहीं ना। आपको क्या चाहिए? केवल विश्व पे कब्जा करना है। उसके लिए आप प्रयास करते हैं कि मीडिया, एनजीओ के थ्रू आप फंडिंग करें और ले जाकर के विभिन्न देशों की इकोनॉमीज को ध्वस्त करें, वार थोपे दूसरे देशों को लाखों लोगों का मर्डर करें उस युद्ध से, उसके बाद अपनी पूरी जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको बूस्ट दें, उसके बाद तो ये, हाँ बिल्कुल, ये तो बड़े पैमाने पर बात रही, लेकिन अब तो बंगाल चुनाव के बाद तो ये और बौखला गए हैं, क्योंकि सारे जितने घुसपैठिए थे उनको भगाया जा रहा है। नेहा जी, अब जैसे ही बीजेपी सरकार बनी है बंगाल में, घुसपैठियों पर सख्त एक्शन है। उत्तर प्रदेश में पहले ही सब चीजें हो चुकी हैं, तमाम जो आरोपी थे उनको जेल में डाला गया है, ये जो एक्टिविटीज थी जिहादियों की उन पर रोक लग रही है। तो कुल मिला के यही माना जाए कि सिर्फ इस वजह से बौखलाहट है, क्योंकि अब ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। नेहा जी। प्रद्युमन जी साथ में हमारे साथ बैठे हैं, विश्वनाथ ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया, बहुत सटीक इन्होंने बात रखी है। मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आपने जो कहा है कि जिस तरह से भारत में जब चुनाव की बात आती है, अब आप जानते हैं कि 2 ऐसे प्रदेश प्रमुखता इस बात को रखते आए हैं। पहली बात तो उत्तर प्रदेश में हमारे चुनाव अब आगामी समय में होने हैं, और पंजाब की भी जनता पार्टी है वो इस तरह की पंजाब में भी। अच्छा ठीक है, मैं रोकना चाहूंगा नेहा जी, आपकी आवाज थोड़ी साफ तरीके से नहीं आ रही है। मैं आवाज को पहले दुरुस्त कराता हूं, उसके बाद आपके पास लौटूंगा, क्योंकि आवाज आपकी एक बार दुरुस्त करा देता हूं मैं। सतीश जी, आपका रुख कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके से विश्वनाथ जी ने विश्लेषण किया, बेहतर तरीके से बताया कि क्या क्या परिस्थितियां बनी हुई हैं। अब ये लोग अपनी चीजें नहीं देखते हैं कि इनके क्षेत्रों में क्या हो रहा है, इनके देशों में हिंदुओं के साथ क्या किया जाता है, अपने लोगों के साथ ये लोग क्या करते हैं। लेकिन वहीं जब हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, हिंदुस्तान में लोकतंत्र के तहत सब चीजें हो रही हैं,
जिहादी साजिशों को पूरी तरीके से नकार दिया गया है, भगाया जा रहा है ऐसे लोगों को जो जिहादी मानसिकता के हैं, तो उस पर यह बौखलाहट क्यों? देखिए, भारत सुरक्षित हो या यहाँ पर शांति फैले, ऐसे अमेरिका या किसी भी दूसरे राष्ट्र को नहीं लगेगा पहले से। यानी सामने से अगर कोई भी बताता है हमें कि हम आपके भारत के साथ है या अंतर्राष्ट्रीय संबंध बहुत अच्छे हैं, तो बहुत कम ऐसी कंट्रीज हैं जो सच में दूसरे देशों का भला चाहते हैं। तो उसमें अमेरिका एक ऐसी अग्रणी कंट्री है, अग्रणी देश है जो किसी भी देश का भला नहीं चाहती, वो अपने स्वार्थ के लिए ही सब बातें करती है। तो आपने जब देखा होगा कि पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से इलेक्शन होने के बाद जिस प्रकार से माइग्रेशन हो रहा है, वहां के बांग्लादेशी वहां पर भाग रहे हैं, तो ममता बनर्जी हारने के बाद वहां के मुसलमानों के संगठन जो है, मुस्लिम संगठन है, राजनीतिक संगठन है, वो बड़े बड़े स्टेटमेंट कर रहे हैं कि फिर से ममता आनी चाहिए, हम आज जाकर भारत पर हमला कर देंगे वगैरह वगैरह। बौखलाए हैं ये लोग सारे। अभी ऐसा हम देख सकते हैं कि वैसे देखा जाए तो इनकी, मैंने जैसे कहा कि इनकी कोई योग्यता नहीं है। ये जो रिपोर्ट आती है, ये रिपोर्ट करने वाले संगठन जो है या बॉडीज हैं, उनकी कोई योग्यता नहीं है। मगर जिस प्रकार से इन तीनों मुख्यमंत्रियों का नाम आ रहा है, तो मैं ये तीनों मुख्यमंत्रियों का मैं अभिनंदन करना चाहूंगा कि ये बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और योग्य काम कर रहे हैं। और अपेक्षा करूंगा कि बीजेपी और भारत के सारे मुख्यमंत्रियों का नाम आगे की रिपोर्ट में आए और इस प्रकार से विरोध आगे चलकर आ जाए, जिससे इस प्रकार के एक मेडल की तरह इन रिपोर्ट में जो बातें आ रही है उनको एक शाबाशी की तरह लेना चाहिए और देश के लिए बहुत आवश्यक बात है। क्योंकि अब 3 मुख्यमंत्रियों के नाम का ऐलान तो इन लोगों ने कर दिया है, लेकिन इससे ये तो साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि जिहादियों को पूरी तरीके से बेनकाब बीजेपी ने कर दिया। इनकी जितनी कार्यप्रणाली थी, जो भारत को बदनाम करने के लिए साजिश रचा करते थे या और भी साजिशें जो रचा करते थे, वो बीजेपी के आने के बाद बंद हो गई हैं। तो कुल मिला के इनका खात्मा तय है। इस वजह से बौखलाहट है तो हमें समझ में आ ही चुका है। बहरहाल दूसरी तरफ अमेरिका का जिस तरीके से विश्वनाथ जी ने विश्लेषण किया, वो भी बेहतर बताया कि अपनी तरफ ये लोग क्या करते हैं, और भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है वो इनको रास नहीं आ रहा है। तो कुल मिला के ये माना जाए कि वाकई में पूरी तरीके से इन पर रोक लग गई है ऐसे जिहादियों पर। प्रद्युमन जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? देखिए, बिल्कुल सही बात विश्वनाथ जी ने सही किया है। और जब चुनाव की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो और चाहे वो इस तरह के कट्टरपंथी लोग हों, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख को कम करने का प्रयास करते हैं और यही नैरेटिव बीजेपी के खिलाफ गढ़ने का प्रयास करते हैं। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का चुनाव हमारे सामने है, पंजाब का चुनाव हमारे सामने है, और पंजाब को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी बहुत शक्ति से जो है लगेगी पंजाब को भी जीतने के लिए। और इस तरह का नैरेटिव पहले से गढ़ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत इनके लिए जरूरी हो जाता है। लेकिन आपने भी बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरह से जो पूरे भारत देश की पृष्ठभूमि को मैं हूं, जिस तरह से लोग, जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विश्वास दिखा रही है, तो इनकी कहीं ना कहीं भारत के अंदर अविश्वसनीयता इनकी बढ़ती जाए। और जहां तक कि हम अमेरिका की बात करते हैं, तो अमेरिका के खुद के जो लोकल इश्यूज हैं, जो उनके अपने इंटरनल मैटर्स हैं, जिसमें धार्मिक हिंसा जो है वो अब का इतिहास नहीं है। अमेरिका में तो अगर मैं 19वीं सदी की बात करूं तो 19वीं सदी में 1830 और 1840 में ही इनके यहाँ पर कैथोलिक चर्चों, यानी कि बिल्कुल ये माना जा सकता है ना कि जो ये संस्था है, दोगली संस्था, ये तो फिर यही चाह रही है। विश्वनाथ जी अगर गलत कर रहा हूं तो बताइएगा, ये तो ये चाह रही है ना कि भाई ऐसे लोगों को हटाओ जिससे जिहादी ताकतें बढ़े भारत में। देखिए प्रद्युम्न जी, अगर समस्या ये समझा जाए कि इनको समस्या किस बात से, वो हेट क्राइम की बात करते हैं। भारत जैसे देश में कहीं हेट क्राइम है क्या? जिस अमेरिका में 60% यहूदियों पर हेट क्राइम है, 2000 FBI का डाटा बता रहा हूं आपको, 2024 में 11,500 प्लस धर्म आधारित हेट क्राइम हुए हैं, जिसमें 60% केवल यहूदियों पर हुए हैं, 15% मुस्लिमों पर, 8% सिखों पर, और 3 साल में 400% की बढ़ोतरी है। अरे भाई, पहले अपना घर देख लो। आपका घर गिर रहा है, दूसरे को बता रहे हो कि दीवार देखो, दीवार में थोड़ा क्रैक है। अरे आपकी छत ढह रही भाई। अमेरिकी प्रेसिडेंट को ये समझ नहीं आ रहा है, उनके घर की छत ढहने जा रही है। और उनको ये देखना होगा कि भारत का सिस्टम सेटअप बहुत मजबूत है, हमारा इन हाउस व्यवस्था बहुत मजबूत है, हम इंट्रोस्पेक्शन बहुत मजबूती के साथ करते हैं। जनता को तय करने दीजिए।
जो चीजें जैसी हैं, जितनी सामर्थ्य, जितनी मुक्ति, जितनी बिल्कुल। स्वच्छंदता से सभी धर्मों के लोग रहते हैं भारत में, अन्यत्र कहीं संभव नहीं है। ये बिल्कुल सच बात कह रहे हैं आप। बहरहाल अब समय कम है, मैं तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, आप हमारे साथ जुड़े, इस मुद्दे पर आपने जानकारी हमारे साथ साझा करी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, संस्था लगातार षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रही है, लेकिन हिंदू एकजुट है, जागरूक है और समझ रहा है कि हकीकत क्या है। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।